हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ का चौथा चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ने चल रहे हैं। और कहते हैं दोस्तों ना कि इस चैप्टर में क्या क्या उसके पहले जानने से पहले कि अगर हम लोग कहते हैं कि किसी रास्ते पर लगातार चलते ही रहे तो मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलती है। देखो, तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम लगभग लगभग डिक्लेयर ही है, यानी फरवरी में होने जा रहा है। और अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है। बस कुछ ही दिनों में मैं तुम लोगों के लिए ये बताऊंगा या लेकर के आऊंगा कि कैसे हम लोग मैथ में 95 प्लस मार्क प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले इस आज के सेशन को देखेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, द्विघात समीकरण किस प्रकार का समीकरण होता है। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सी चीज पढ़ेंगे और किस तरीके के प्रश्न आएंगे जो ज्यादा नंबर देंगे और किस तरीके के प्रश्न हैं जो कम नंबर मेरे लिए लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि चैप्टर में है क्या। देखो, सबसे पहले ना कि अगर कोई इक्वेशन हो, कोई समीकरण हो और उसमें किसी वेरिएबल यानी चर की घात, अगर किसी चर की घात भैया मेरे, अगर किसी चर की घात एक होती है ना, अगर किसी चर की घात यानी एक्स वाई की घात एक होती है तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। बात समझ में आई। और दूसरी चीज ना, अगर किसी चर की घात दो होती है तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। और अगर किसी चर की घात तीन होती है तो उसे हम लोग त्रिघात समीकरण पढ़ते हैं। क्या करते हैं, जैसे अगर कोई समीकरण ऐसे लिखा हो ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, तो ऐसे समीकरण को हम लोग बेटा कहते हैं त्रिघात समीकरण। अगर किसी समीकरण में ना यहाँ x की घात कितनी लिखी हो 4 और y की यानी घात यहाँ 2 हो, 1 हो या 3 हो, ऐसे कुछ हो, 3 हो, यहाँ 2 हो और फिर यहाँ x और फिर यहाँ e हो, ऐसा कुछ होना, तो उसे हम लोग कहते हैं लगातार क्रम में अगर रहता है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। और अगर लगातार क्रम में नहीं है, जैसे कि कोई एक अक्षर ये गायब है, यहाँ कोई अचर पद आ गया है, तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक यानी या द्विघात समीकरण। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण। छोड़ो इन सब चीजों को, पहले अपने टॉपिक पर आओ जो चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। यानी इस चैप्टर में हम लोग ऐसी चीजों का पढ़ेंगे या ऐसे समीकरणों का अध्ययन करेंगे जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। और यानी द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण बेटा का एक ऐसा समीकरण होता है जिसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा कोई एक द्विघात समीकरण है। अब ना पहले एक चीज हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण था क्या। देखो, सबसे पहले ना कहा जाता है कि ब्रह्मगुप्त ने, एक भारतीय गणितज्ञ थे। सबसे पहले ध्यान से एकदम सुनते जाओ, ये द्विघात समीकरण की हिस्ट्री है कि ब्रह्मगुप्त ने, किसने, ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सुझाव दिया है, एक समीकरण दिया जिसे हम लोग कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इससे उन्होंने किसी द्विघात समीकरण के मूलों को हल किया या ज्ञात किया। अब इस द्विघात समीकरण ब्रह्मगुप्त की जानकारी के बाद एक दूसरे गणितज्ञ आए, वो भी भारतीय गणितज्ञ थे। काफी गर्व की बात है ना कि हम लोग गणित के क्षेत्र में कितना आगे थे, आज से नहीं आदिकाल से। और अब दूसरे एक भारतीय गणितज्ञ थे ना जिनका नाम था श्रीधराचार्य। क्या नाम था, श्रीधराचार्य, जिन्होंने एक दूसरा समीकरण दिया जिसे हम लोग बेटा द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। और श्रीधराचार्य के द्वारा दिए गए समीकरण की सहायता से हम किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग के द्वारा हल करते हैं। कैसे बना करके, कैसे, पूर्ण वर्ग द्वारा। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करने का सुझाव या कैसे सूत्र किसने दिया, ब्रह्मगुप्त ने। दूसरे
गणितज्ञ कौन भारतीय है? श्रीधराचार्य ने, जिन्होंने पूर्ण वर्ग के द्वारा मुझे बताया कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। और कहते हैं ना, श्रीधराचार्य का जो समीकरण था वो एकदम, यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, वो भास्कर द्वितीय जैसा था। किसके समान था? भास्कर द्वितीय के जैसा था। भास्कर द्वितीय ने भी पूर्ण वर्ग विधि से हम लोगों को किसी द्विघात समीकरण को हल करने का सुझाव दिया। यानी ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कर, सारे गणितज्ञ देखो भारतीय आ रहे हैं। फिर उसके बाद बेटा एक और चीज आई, कौन से? यानी एक अरब गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी। एक अरब गणितज्ञ थे जिन्होंने द्विघात समीकरण के ढेर सारे प्रश्नों को हल किया। और फिर उसके बाद अरब गणितज्ञ के बाद एक और गणितज्ञ है, देखो, जिन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था लिम्बर, क्या नाम था? लिम्बर इम्बाडोरम। क्या नाम था? लिम्बर इम्बाडोरम। और ये कौन थे? अब्राहम बारहियाही नासी। फिर से एक बार सुन लो, अब्राहम बारहियाहा नासी इनका नाम था। और जिन्होंने द्विघात समीकरण के ढेर सारे प्रश्नों को हल करने के लिए या हल किया, अपनी किताब में इसके बारे में उन्होंने लिखा भी, और उस किताब का नाम था लिम्बर इम्बाडोरम। तो चलो इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत इतिहास से हम परिचित हुए कि द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जो ax स्क्वायर प्लस bx, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिया जाता है। दूसरी चीज, अब ना इसमें बेटा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी क्या होता है, इसकी सहायता से हम लोग यानी किसी द्विघात समीकरण की क्या ज्ञात करते हैं? मूल, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा जीरोज। एक दूसरी चीज कि अगर किसी द्विघात समीकरण में x की मैक्सिमम घात 2 होती है तो उसके कितने मूल आते हैं? 2। अगर किसी द्विघात समीकरण में या त्रिघात समीकरण में घात x की मैक्सिमम कितनी है? 3, तो उसके हम लोग मूलों की संख्या कितने लिखते हैं? 3। अगर कोई द्विघात समीकरण है अर्थात जिनमें x की घातें 4 है तो उनके मूलों की संख्या होती है 4। तो तुम लोगों ने एक चीज देख लिया, यानी दूर से ही देख करके जान लोगे कि इस समीकरण में कितने मूल होते हैं। तो चलो अब उसके बाद दो छोटे छोटे प्रश्न हम लोग लेते हैं। जैसे कोई तुमसे ये पूछता है कि क्या सर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस कोई अक्षर लिख दिया 4, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो लिखोगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसकी बेटा मैक्सिमम घात कितनी आ गई? 2। कोई दूसरा आदमी तुमसे लिखता है कि क्या ax और प्लस 4 यह द्विघात समीकरण है? तो लिखोगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके मैक्सिमम मूल कितने हैं? 1 है। या इसकी घात कितनी है? 1 है। दूसरी चीज बेटा कि अगर कोई आदमी ऐसा एक समीकरण लिखता है ax प्लस, या ऐसे लिख दो 2x प्लस 3 और गुणे यहां लिख दो 3x प्लस 4, कहता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि x की घात 1 है। नहीं बेटा, अगर ऐसे कहीं प्रश्न आ जाए तो पहले उसे हल करेंगे, यानी पहले इसका गुणा इसमें कर दें तो हो गया 2 तिहाई 6x स्क्वायर, फिर 2 का गुणा इसमें कर दे तो 2 चौक 8x और प्लस 3 त्रिका 9x और प्लस 3 चौक 12, तो 9 8 कितना हो गया? 17x प्लस यहाँ कितना? 6x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना? 12। देखो ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना? तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, यानी पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। अगर इस तरीके का प्रश्न आता है कि ज्ञात कीजिए कि यह समीकरण द्विघात है कि नहीं है, तो तुम लिखोगे कि यह द्विघात नहीं है, या ऐसे आ गया तो है। इसके लिए तुम्हें अगर ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड में तो उसका मिलता है 1 नंबर। क्या नंबर का क्वेश्चन आता है? 1 नंबर का। दूसरी चीज कि अगर किसी समीकरण में
तुमको ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 का गुणनखंड करके इनका मूल निकालो या इनके शून्यक ज्ञात करो, तो समझ लेना ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं। क्या रहते हैं? 2 नंबर के। और अगर उनकी प्रकृति भी पूछ लिया, अभी बता रहा हूं कि प्रकृति क्या है, थोड़ी देर रुको, तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का। क्या नंबर का? 4 नंबर का। और अगर किसी प्रॉब्लम सम का क्वेश्चन है तो 6 नंबर तक भी जा सकता है, लेकिन बहुत कम रेयर में ऐसा चांस आता है। तो अब तो तुम्हारे x की पावर 4 वाले बटे वाले सारी चीजें गायब ही हो गई हैं, तो वो यहाँ तक उनकी क्षमता ही नहीं देने की। हाँ, वो तो चैलेंज के साथ है ना, वो क्वेश्चन ही काट दिए वो लोग, तो 6 नंबर में क्या देंगे अब। चलो हम लोग सबसे पहले ना एक चीज और सुनते हैं कि आगे क्या आएगा। दूसरे में ना हम लोग जब गुणनखंड कर लेंगे तो मुझे एक चीज और मिलेगी, विविक्त कर, जिसे कहते हो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बेटा, अगर ये देखो, अगर कोई व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और उसमें ये मान आ गया है, इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर कहीं 0 आ गया, क्या आ गया? अगर कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो समझ लेना उनके मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे? उनके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। दूसरी चीज, अगर कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होगा, बस केवल 0 से बड़ा होगा, तो उनके मूल क्या होंगे? उनके मूल वास्तविक तो होंगे, उनके मूल वास्तविक या उनके शून्यक जो होंगे वास्तविक तो होंगे, उनके शून्यक जो होंगे वो वास्तविक तो होंगे, लेकिन क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। और अगर कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया? लेस देन हो जाएगा 0 से, तो उनके मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल उनके क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। जब क्या होगा? इसका मान 0 से छोटा, यानी क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे। कौन सी चीजें? एक चीज और पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी करके अगर कोई समीकरण है, तो श्रीधराचार्य ने कहा कि उनके मूल यक्स बराबर, यानी उनके शून्यक यक्स बराबर होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान क्या होता है? 2a। अपान क्या होता है? 2a। इस तरीके से ना एक शून्यक तुम प्लस चिन्ह द्वारा और एक शून्यक तुम माइनस चिन्ह द्वारा आसानी से निकाल लोगे। बस बेटा, तो इसमें कौन कौन सी चीज बताया मैंने कि सबसे पहले द्विघात समीकरण को भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने हल किया, उसके बाद दूसरे आए श्रीधराचार्य जिन्होंने पूर्ण वर्ग करके हल किया। दूसरी चीज उसके बाद जिनका नियम भास्कर जैसा ही नियम मिलता है, उसके बाद एक दूसरे आए जो अरब थे, अरब के गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी, और अल ख्वारिज्मी ने ढेर सारे द्विघात समीकरणों को हल किया। उसके बाद अगले एक गणितज्ञ है जो जिनका नाम था अब्राहम बारहियाहिनासी, और इन्होंने द्विघात समीकरणों के ढेर सारे हल को अपनी पुस्तक लिम्बर इम्बाडोरम में लिखी, लिम्बर इम्बाडोरम में लिखी। दूसरी चीज, द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है जो इस तरीके से होता है, अगर किसी समीकरण की घात 4 आ जाती है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, लेकिन अगर वही सतत रूप में ऐसे चला जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। आगे उसके बाद हम लोग बेटा
ये ज्ञात करेंगे कि विविक्त कर क्या होता है। मैंने कहा कि विविक्त कर को डी से लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और जिसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी सहायता से हम लोग समीकरण की क्या ज्ञात कर लेते हैं, मूल की प्रकृति। क्या ज्ञात करते हैं, शून्य की प्रकृति। अगर इसका मान 0 आता है तो शून्य वास्तविक तथा समान होता है। अगर इसके मान 0 से बड़े आते हैं तो शून्य वास्तविक तो होता है परंतु भिन्न भिन्न, और अगर इसके मान 0 से कम आ जाते हैं तो काल्पनिक होता है। और लास्ट में श्रीधराचार्य का समीकरण। बाकी फिर मिलेंगे अपने इसी चैप्टर की जब शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 4.1 से। नेक्स्ट पार्ट में तुम लोग इस चैप्टर को एक बार पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।